ऋषभ का दिमाग काम करना बंद हो गया था। वही गार्ड्स भी गाड़ी से उतर चुके थे। उन्होंने जब ऋषभ और कबीर को ठीक देखा तो राहत महसूस की। तभी उन्हें महसूस हुआ कि वहां तिरसांस मौजूद नहीं है, जिससे वे दौड़ते हुए ऋषभ के पास पहुंचे। तभी ऋषभ ने उन्हें सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। फैमिली मेंबर्स और अस्मिता लोगों की गाड़ियां पहले ही जा चुकी थी, इसलिए उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऋषभ को तो कोई ध्यान नहीं था, वो बेसुध होकर पड़ा हुआ था। उसे कबीर और बॉडीगार्ड संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो होश में ही नहीं था। बॉडीगार्ड्स ने गाड़ी को देखा, मगर वो पूरी तरह से जल चुकी थी। वही सब लोगों ने आसपास चेक किया, मगर उन्हें तिरसांस कहीं भी नजर नहीं आया, जिससे वो लोग परेशान हो गए। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि तिरसांस ब्लास्ट में मर चुका। तभी कबीर को फोन आने लगा। ये फोन तारा जी का था। उन्हें भी बहुत बेचैनी हो रही थी और तिरसांस का फोन नहीं लगता रहा था और ऋषभ फोन उठाने की हालत में नहीं था। तभी गार्ड्स की मदद से कबीर ने ऋषभ को गाड़ी में बैठाया और वे लोग सरीन मैंसन निकल गए, क्योंकि वो ये बात देर तक नहीं छुपा सकते थे। इधर ऋषभ लोगों के जानने के बाद 2 लोग वहां आए। ये कोई और नहीं बल्कि रोहिणी और तान्या थे। तान्या का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, हालांकि उसे ये आइडिया पकड़ था, मगर तब उसने गुस्से में हाँ बोल दिया था। वो रोहिणी जी से बोली, माँ क्या तिरसांस जी मर गए होंगे? जिस पर रोहिणी जी बोली, नफरत से बोली, मरता तो मरने दो, वैसे भी उसने मेरी बच्ची को छोड़कर उस मनुष्य लड़की को चुना था, जिसकी वजह से आज उसे ये दिन तो देखना ही था। तुम्हें उससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, मगर अब उस मनुष्य से कौन शादी करेगा जो शादी के दिन ही अपना पति खो गई? इतना बोलकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। वही तान्या भी अब कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था कि तिरसांस जीते जी उसका कभी नहीं हो सकता था, इसलिए जो उसका नहीं हो सकता उसे रियाना का होने का भी बिल्कुल हक नहीं है। वे दोनों वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गए, क्योंकि वो इंडिया में नहीं रह सकते थे। मरना तो वो कभी ना कभी नहीं चाहते थे। अगर वो यहाँ रहते तो वो कभी ना कभी जरूर पकड़े जाते, इसलिए वो और तान्या का असली बाप वो तीनों विदेश के लिए रवाना हो गए। इधर सभी लोग सरीन मैंसन पहुंच चुके थे। वे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। वहां का माहौल बहुत ही खुशनुमा सा लग रहा था, मगर रियाना बार बार खिड़की के बाहर देख रही थी। उसे तिरस को देखना था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। तभी तारा जी सबसे बोली, तिरस पहुंचता ही होगा, अभी कबीर ने बताया। वे लोग रास्ते में, तभी वहां गाड़ी आकर रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, रियाना अपने कमरे से दौड़कर नीचे आई। उसे बस एक बार तिरस को देखना था, ताकि उसकी बेचैनी शांत हो सके। गाड़ी का दरवाजा खुला और कबीर और ऋषभ बाहर निकले, जिन्हें देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी वहां रियाना आ गई। जैसे ही सबने रियाना को देखा, वो लोग बस उसे देखते ही रह गए। तभी अर्चना जी बोली, प्रिंसेस आप यहाँ क्यों आए? आपको अभी नहीं आना था। जिस पर रियाना बोली, मोम हम बस एक बार तिरस को देख लें, फिर हम चले जाएंगे। जिसे सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगे। तभी तारा जी बोली, हाय मेरे लवर्स, किसी की भी नजर ना लगे। इतना बोलकर उन्होंने रियाना की बलाई उतार दी। तिरसांस अभी तक नहीं आया था। तभी रियाना बोली, मिस्टर क्रोकी कर्सर कहाँ पर है? आप बाहर आइए ना, देखिए हम कैसे लग रहे हैं। फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसे देखकर रियाना ने मुंह फुला लिया। वो इस वक्त गुस्से में बोली, देखिए आप अगर ऐसे बाहर नहीं आएंगे और हमें सताते रहेंगे ना, तो हम आपको आज रूम में नहीं आने देंगे। सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। तभी पंडित जी बोले, यजमान मुहूर्त का समय हो गया, वर वधु मंडप में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जिसे सुनकर रियाना बोली, क्रोकी कर्सर अब बस वो बहुत हुआ, मजा कराइए ना जल्दी, मुहूर्त निकला जा रहा। मगर फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। इस बार रियाना को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने एक झटके से कार का दरवाजा खोल दिया, मगर अंदर कोई नहीं था, जिससे सबका चेहरा अजीब हो गया। रियाना की घबराहट बढ़ने लगी। वो जल्दी से ऋषभ के पास आई। उसका चेहरा झुका हुआ था। वो उससे बोली, ऋषि कर्सर कहाँ पर है? क्या वे दूसरी गाड़ी से आ रहे? इतनी देर क्यों लग रही है? मगर ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे रियाना हैरान थी। तारा जी और कबीर और ऋषभ ने के पास आई और शक्ति थे बोली, ये क्या मजाक का टाइम है? कहाँ तिरस? उसे जल्दी से आने को बोलो, मुहूर्त हो गया है। इस बार भी ऋषभ कुछ नहीं बोला। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वही रियाना की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने जल्दी से तिरसांस को फोन किया, मगर उसने फोन आउट ऑफ रीच बता रहा था। रियाना ने बहुत कॉल किए, मगर कॉल नहीं लग रहा था। अब रियाना से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इस बार वासी आवाज में बोली, क्रोकी कर्सर मत कीजिए ना प्लीज।
हमें हर्ट हो रहा ना, प्लीज़ अब परेशान मत कीजिए, आप कहाँ, जल्दी आ जाइए, आई मिस यू सो मच। वही रियाना की रुआसी आवाज़ सुनकर निशांत और अद्विक जल्दी से रियाना के पास आ गई। निशांत गुस्से से बोला, ऋषभ ये क्या मजाक है, कहाँ है तेरे सांस? रियाना भी ऋषभ को देख रही थी। भी ऋषभ ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थी, उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसे ऐसे हाल में देखकर सब परेशान हो गए। तभी ऋषभ ने एक नज़र रियाना को देखा जो उसे ही देख रही थी। फिर धीमी आवाज में बोला, भाई नहीं रहे, जिसे सुनकर सब लोग शौक हो गए। निशांत गुस्से से कांपने लगा। उसने ऋषभ की कॉलर पकड़ ली। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ये कोई मजाक चल रहा है? ऐसे कैसे नहीं आ रहा? वो कहाँ है? वो मुझे बताओ, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। मगर ऋषभ ने कुछ नहीं बोला। निशांत का सवार जवाब दे गया, इसलिए वो ऋषभ को पंच मारने को हुआ। तभी कबीर बोला, तिरसांस की गाड़ी का ब्लास्ट हो गया। इस वक्त कबीर और ऋषभ बिल्कुल एक ही जैसा हाल था। वही कबीर की बातें सुनकर सब शौक हो गए। वही तारा जी गिरने को हुई। तभी उन्हें मिस्टर भारद्वाज ने संभाल लिया। वही उसकी सारी बातें सुनकर रियाना हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, हमें पता आप लोग मेरे साथ मजाक करें। फिर इधर उधर देखने लगी। तिरसा मजाक मत कीजिए, हम सच में डर चुके, प्लीज आ जाइए ना। इतना बोलकर वो इधर उधर देखने लगी। ऋषभ और कबीर रोने लगे। उन्होंने सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर तारा जी बेहोश हो गई। वही रियाना बोली, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, त्रिश को कुछ भी नहीं हुआ। आज तो हमारी शादी है, वो जरूर हमारे साथ मस्ती कर रहे होंगे। भाई त्रिश को बुलाइए ना, देखिए ना, वो हमें परेशान कर रहे हैं। भाई निशांत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी बहन की ऐसी हालत नहीं देख पा रहे थे, मगर रियाना को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अभी भी वो वही बात बोल रही थी। ऋषभ भी उसकी हालत देखकर परेशान था। तभी निशांत ने रियाना को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोला, बच्चा प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हें ये समझना होगा, तिरसा भी कभी वापस नहीं आएगा। जिसे सुनकर रियाना ने निशांत को धक्का दे दिया। वो गुस्से से बोली, भाई आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? हमारे तिरस को कुछ नहीं हो सकता, वो जिंदा है। आप उन्हें बुलाइए ना, हम वरना रोने लगेंगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो ये सब कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी। अचानक ही वो निशांत की बाहों में झूल गई। रियाना को जब तिरस के बारे में पता चला तो वो ये सब प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। उसका माइंड ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से अचानक ही रियाना निशांत की बाहों में झूल गई, जिससे सब लोग डर गए। निशांत ने रियाना को अपनी गोद में उठा लिया। जितने भी मेहमान थे वे सब लोग जा चुके थे, क्योंकि अब शादी होने वाली नहीं थी। तारा जी को होश आ चुका था, मगर वो भावहीन हो चुकी थी। रियाना और ऋषभ का भी रो रो का बुरा हाल था। वही कबीर और बाकी दोस्तों का भी वही हाल था। सरीन फैमिली भी बहुत दुखी थी। उन्हें बहुत डर लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग रियाना को कैसे संभालेंगे। निशांत ने डॉक्टर को बोला। डॉक्टर ने रियाना को चेक किया और फिर गंभीर आवाज में बोले, इन्हें सदमा लगा है, आप लोगों को इनका ख्याल रखना होगा, वरना शायद इनके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस मत लेने दीजिए। इतना बोलकर उन्हें कुछ और बातें समझाई और वह वहाँ से चले गए। मिस्टर ओल्डस्रीन ने नौकरों से सबको रूम दिखाने को बोल दिया और सभी बाकी फैमिली मेम्बर्स को आराम करने के लिए भेज दिया, क्योंकि रियाना की हालत सही नहीं थी, इसलिए सभी लोगों को मिलकर उसे संभालना था। अगर कोई भी बीमार पड़ गया तो ये अच्छी बात नहीं थी। मगर निशांत, अद्विक और अर्चना जी, उन तीनों ने जानने से मना कर दिया। उन तीनों को ही रियाना को छोड़ना बिल्कुल भी मन नहीं था। पूरी फैमिली शोक में थी। वही तारा जी किसी से बात का जवाब ही नहीं दे रही थी। उन्हें बहुत झटका लगा था। पूरी भारद्वाज फैमिली और सरीन फैमिली के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। वही तारा जी और उनके पति बिल्कुल टूट चुके थे। उन्होंने अपना इकलौता बेटा खो दिया था। इधर सारा भी बिल्कुल हैरान और दुखी थी। उसने सोनल जी को संभाला हुआ था। रियाना की हालत देखकर पूरी सरीन फैमिली बहुत ही दुखी थी। निशांत ने इनविटेशन करवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि किसी भी हालत में वो अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता था। मगर जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई तो उसे जो पता चला, उसे निशांत अंदर तक हिल गया। उसके आदमियों ने तान्या और रोहिणी जी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर अफसोस वे दोनों तो गायब ही हो चुकी थी। निशांत खुद को इन सब का कारण समझ रहा था। आखिर ये उसकी लापरवाही वजह से हुआ था। इन दिनों वो बहुत ही बिजी था, जिस वजह से उसने रोहिणी और तान्या पर नज़र नहीं रखी। इसी कारण उनकी प्लानिंग सक्सेस हो चुकी थी, जिस वजह से उसकी बहन की पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। वो बेहोश पड़ी अपनी बहन को देख रहा था। इधर रियाना के सामने एक बेहद हैंडसम लड़का खड़ा था,
जिसे देखकर रियाना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी अचानक वो आदमी रियाना से दूर जाने लगा और अचानक ही वो गायब हो गया। इसी के साथ रियाना चीखते हुए होश में आई। तिरस वही रियाना की आवाज़ सुनकर निशांत, अद्विक और अर्चना जी जल्दी से उसके पास गए, मगर रियाना को कोई होश नहीं था। वो भी बिस्तर से उठी और बोली, भाई तिरस, वो हमें छोड़कर जा रहे हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम उनके बिना नहीं जी सकते। प्लीज़ आप कुछ करो ना। वही निशांत तो अब बस अपनी बहन को नम आंखों से देख रहा था, जो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो जल्दी से बाहर जाने के लिए खड़ी हुई और वो बड़बड़ाते हुए बोली, हम उन्हें रोकेंगे, हम उन्हें ऐसे कहीं नहीं जाने देंगे। मगर तभी निशांत ने उसे रोक लिया। उसने रियाना को अपने गले लगा लिया, फिर रोते हुए बोला, बच्चा प्लीज़ शांत हो जाओ, मेरी बात को समझो। तिरस मर चुका, तुम्हें ये समझना ही होगा। रियाना उससे दूर हुई, फिर आंखों में गुस्सा लाते हुए बोली, भाई आप ये सब मत बोलिए प्लीज़। हमें पता है कि हमारे कर्सर को कुछ भी नहीं हुआ। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि तिरस मर चुका। निशांत को बहुत ही बुरा लग रहा था, मगर रियाना को समझाना जरूरी था, इसलिए वो इस बार तेज आवाज़ में बोला, रियाना होश में अब, तिरस मर चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा, तुम्हें समझना ही होगा। जैसे रियाना ने ये सब सुना, अचानक वो एकदम शांत हो गई। वो अपनी खाली आंखों से निशांत को देखने लगी। अचानक ही वो बिल्कुल शांत होकर बिस्तर पर लेट गई। उसकी ऐसी हालत देखकर अर्चना जी का दिल दर्द कर रहा था, मगर वो क्या ही कर सकती। आखिर किसी मरे हुए इंसान को वापस लाना मुश्किल था। अर्चना जी रोते हुए बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ रियाना, निशांत और अद्विक थे। रियाना सो चुकी थी, इसलिए वो इतनी डिस्टर्ब थी कि उसकी सोचने समझते की ताकत ही खत्म हो चुकी थी। तभी अद्विक बोला, निश, क्या कुछ पता चला इन सब के पीछे कौन है? जिसे सुनकर निशांत की आंखों में नफरत और हत्या की भावना उतर आई। वो गुस्से से बोला, रोहिणी। जैसे ही निशांत के मुंह से ये सब निकला, अद्विक हैरान रह गया। तभी निशांत नफरत से बोला, मैं उस घटिया औरत और उसके पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दूंगी। इस बार वो घटिया औरत मेरे हाथ लग जाए, उसके इतने टुकड़े करूंगा कि वो वापस जन्म लेने से पहले 100 बार सोचेगी। उसकी आवाज़ में हत्या की भावना महसूस हो रही थी। आखिर वो इतना गुस्सा क्यों न करता? उसकी जान से प्यारी बहन की इस हालत में थी, जहाँ उसका दर्द खत्म ही नहीं होने वाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन को इस दुख से कैसे बाहर निकालेगा, मगर इसका जवाब उसके पास नहीं था। इधर पूरी मीडिया और न्यूज़ चैनल्स में एक बात ट्रेंड कर रही थी, निशांत भारद्वाज अब दुनिया में नहीं रही। आज उनकी शादी के दिन ही उनकी मौत हो गई। वही कुछ अंधविश्वासी लोग इसका सबका जिम्मेदार रियाना को ठहरा रहे थे। उसके हिसाब से रियाना एक अपशगुनी है जो अपने पति को खा गई थी। उनके हिसाब से रियाना को भी जिंदा जला देना चाहिए, ताकि उनके आसपास के लोग सेफ रहे। इन सब अफवाहों के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि रोहिणी का ही हाथ था। जब उसने देखा कि तिरस मर चुका, तो फ्लाइट में चलने से पहले उसने एक मीडिया रिपोर्टर फ्रेंड को ये खबर दे दी और रियाना के खिलाफ ये सब बातें उसने ही फैलाई थी, ताकि रियाना ये सब झेल न पाए और वो इतनी डिप्रेशन में चली जाए कि वो पागल हो जाए। मगर इस बात की अभी तक किसी को भी खबर नहीं थी। मगर तभी निशांत का फ़ोन बजने लगा। उसने असिस्टेंट की घबराई हुई आवाज़ में सब कुछ बता दिया, जिससे निशांत की आंखों में मौत जैसी ठंडक आ गई। उसने जल्दी से सारी न्यूज़ हटाने को बोल दिया। फिर निशांत ने कहा, जितने भी सोशल अकाउंट ने ऐसे कमेंट किए हैं, उन सभी न्यूज़ चैनल्स और अकाउंट को बंद करवा दो और उन्हें बर्बाद कर दो। उन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी प्रिंसेस के खिलाफ ऐसी बातें फैलाने की? क्या वो लोग जीने से उब चुके? अगर ऐसा ही है तो उन लोगों को मैं बताऊंगा मुझसे उलझने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। इधर सोशल मीडिया में लोग रियाना को जमकर कोस रहे थे। तभी सारी पोस्ट, सारी न्यूज़ अचानक गायब हो गई। यहाँ तक कि सारे न्यूज़ कंपनी और सारे अकाउंट जिन्होंने रियाना को गलत बोला था, वो सभी बंद हो गई। ये चीज़ देखकर बहुत से लोग डर गए, मगर अभी भी कुछ बेशर्मों की तरह रियाना को कोस रहे थे। तभी निशांत ने अपने अकाउंट से एक पोस्ट किया, जिसे पढ़कर जो कि सभी लोग रियाना को कोस रहे थे, वे लोग डर से कांप गए। उस पोस्ट में निशांत ने लिखा था, अगर तुम लोगों ने मेरी बहन के बारे में बकवास की तो मैं कोई गारंटी देता हूँ कि तुम लोगों को अपना पैदा होने पर पछतावा होगा। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो अब कुछ गलत कमेंट करके दिखाओ। कुछ देर बाद NRA इंडस्ट्री ने भी उस पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया, जिससे सब लोग शांत हो गए। अभी तक सोशल मीडिया और न्यूज़ में जो रियाना के खिलाफ गलत बातें बोली जा रही थी, अब वहाँ पर एकदम सन्नाटा छा गया। मगर अभी भी एक बात यहाँ गूंज रही थी,
वो थी तिरसांत भारद्वाज अब हमारे बीच नहीं रहे, जिस खबर से फॉरेन कंट्री से लेकर पूरी एशिया में तहलका मच चुका था। क्योंकि तिरसांत भारद्वाज कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, वो मैं मोस्ट हैंडसम था। साथ ही उसके जैसा बिजनेस निशांत के अलावा शायद ही कोई होगा जो उसे टक्कर दे सके। सब लोग शोक में थे, आखिर होते भी क्यों ना। तिरसांत एक ऐसा इंसान था जिससे सब लोग डर से कांपते थे। मगर आज सबको पता चल रहा था वो इंसान अब नहीं रहा। हालांकि बहुत से लोग खुश थे, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि भारद्वाज इंडस्ट्री के पीछे छोड़ टॉप कंपनी बन सकते हैं। मगर ऐसा होगा या नहीं, ये बाद में पता चलने वाला था। इधर दूसरी तरफ एक पहाड़ी जैसे इलाके में वहाँ का माहौल बेसुकून देने वाला लग रहा था। वहाँ चारों तरफ पहाड़ थे, चारों तरफ बहुत ही घने पेड़ थे। एक नदी में पानी बह रहा था, साथ ही वहाँ हर तरह के फूल खिले हुए थे जिनमें तितलियाँ मंडरा रही थी। वहाँ का दृश्य इतना लुभावना था कि अगर कोई एक बार वहाँ आ जाए तो वहाँ से जाने का मन ही ना करे। उसी के बीच वहाँ एक घर था, ना ज़्यादा छोटा ना बड़ा, मगर वो इतना खूबसूरत था जिसे देखकर वहाँ पर रहने का मन कर जाए। इसी घर के अंदर एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी, साथ ही एक आदमी बिस्तर पर लेटे हुए था। एक आदमी का इलाज कर रहा था। उस लेटे हुए आदमी के शरीर में पट्टियाँ बंधी हुई थी, साथ ही उसके माथे पर भी पट्टियाँ बंधी हुई थी। मगर वो शख्स इतना हैंडसम था जैसे कि कोई ग्रीक गॉड हो। मगर अभी वो आदमी कोमा में था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि तिरसांत भारद्वाज था, जो ब्लास्ट होने से पहले ही गाड़ी से कूद गया था। मगर पेड़ों से टकराकर वो वहाँ की नदी में गिर चुका था, जिस वजह से वो बच गया था। तभी उस बूढ़े आदमी और औरत ने तिरसांत को देखा, इसलिए उन्होंने उसे सहारा देकर घर तक पहुँचाया। तब से वो बूढ़ा आदमी तिरसांत का इलाज कर रहा था, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी बहुत जाना माना महामहिम हर्बलिस्ट था। हालांकि अब उन्होंने हर्बलिस्ट का काम छोड़ दिया था, क्योंकि वो अब बूढ़े हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अब अपनी बची हुई जिंदगी को अपनी पत्नी के साथ बिताने की सोची। मगर जब इन्होंने इतने जवान लड़के की ऐसी हालत देखी तो उन्हें उसका इलाज करना पड़ा, क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका था जहाँ आसपास उस घर के अलावा कोई घर नहीं था। वहाँ कोई दुकान या अस्पताल भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने तिरसांत का इलाज करने की सोची, क्योंकि तिरसांत की सांसें चल रही थी। वो ऐसे किसी भी इंसान को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। इस इंसान का नाम मोहनदास था, इसकी पत्नी कावेरी दास। ये दोनों ही काफ़ी काइंड लोग थे। उनका घर इतना बड़ा था कि 3-4 लोग अलग अलग कमरों में रह सकते थे। इधर दूसरी तरफ सरीन मैंसन में अगली सुबह जब रियाना की नींद खुली तो अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, वो बिल्कुल किसी बेजान गुड़िया जैसी लग रही थी। तारा जी का भी वही हाल था। सुबह से ही भारद्वाज फैमिली भारद्वाज मैंसन के लिए निकल चुकी थी, जहाँ उन्होंने तिरसांत की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखी हुई थी। सभी लोग भारद्वाज फैमिली को सांत्वना दे रहे थे। ऋषभ भी अब पहले जैसा नहीं रहा। अब जब तिरसांत नहीं रहा तो ऋषभ ने ही कंपनी संभालनी थी। वो भी तिरसांत की तरह एक अच्छा बिजनेसमैन था। हालांकि उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर अब मजबूरी में इसी उसे कंपनी को संभालना ही था। इसलिए जब सब लोग पूजा करने के बाद कमरों में रेस्ट करने लगे, उस टाइम ऋषभ ने रेस्ट नहीं किया। उसने अपने कपड़े पहने और ऑफिस के लिए निकल गई। इधर रियाना ने खाना खाया और कॉलेज के लिए निकल गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब कॉलेज गई सब लोग उसे देखने लगे। कुछ लोग बातें करने लगे, ये कैसी मंगेतर जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मगर रियाना ने कोई जवाब नहीं दिया। वही रश्मिका को बहुत तेज गुस्सा आया। वो गुस्से से सबको घूरते हुए बोली, तुम लोगों को थोड़ी सी भी शर्म है? एक लड़की की पूरी जिंदगी तबाह हो गई और तुम लोगों को अभी भी बिना वजह की अफवाह फैलानी है। तुम्हें पता भी है रियाना की कैसी हालत है? वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। मेरी हस्ती मुस्कुराती हुई रुख हो गई है। इतना बोलकर उसका गला भरा आ गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सब लोग रियाना को गौर से देखे तो उन्हें समझ आ गया। रियाना की आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे, उसकी आंखें भी लाल थी, साथ ही उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, जैसे उसका खून सूख चुका था। सरीन फैमिली भी रियाना पर आया बदलाव नोटिस कर रहे थे, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। दिन गुजरने लगे। रियाना ने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया, साथ ही उसने अपनी कंपनी भी खड़ी कर ली, जिसका नाम तिराना रखा गया। रियाना अब कम बोलती थी, उसके चेहरे पर भी जीरो एक्सप्रेशन से। रियाना काफ़ी यंग थी, जिस वजह से सब लोग उसे एडमायर करते थे। आखिर करते भी क्यों ना, वो कम ही टाइम में कम एज में नंबर 1 कंपनीज के बराबर आ चुकी थी। उसकी रियाना इंडस्ट्री हर फील्ड में रूल कर रही थी। अब वो अपना ज़्यादा टाइम हमेशा ऑफिस में गुजारती थी ताकि वो खुद को ज़्यादा बिजी रख सके। आज भी उसे तिरसांत की याद आती थी, मगर वो खुद को बिजी रखती थी ताकि उसे तिरस की याद कम आए। तारा जी भी कम बोलती थी और पूरी भारद्वाज इंडस्ट्री को अब ऋषभ संभाल रहा था।
ऋषभ और रश्मिका की शादी हो चुकी थी। साथ ही निशांत और रिशाना की, अद्विक और वैष्णवी की, सारा और कबीर ने शादी कर ली थी। सरीन फैमिली और भारद्वाज फैमिली रियाना को भी शादी करने के लिए मना रहे थे, मगर रियाना ने मना कर दिया। वो इस जन्म में तो कभी भी तिरसांस के अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती, मगर सनीर फैमिली अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख पा रही थी। साथ ही इन 3 सालों में तान्या फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हो चुकी थी। वो टॉप एक्ट्रेस बन चुकी थी, जिससे उसका नाम पूरे देश विदेश में फैला हुआ था। जैसे बिजनेस में रियाना सबसे ज़्यादा चर्चित नाम थी, ठीक वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में तान्या को कोई भी नाराज़ नहीं कर सकता था। तान्या पहले से भी ज़्यादा घमंडी हो चुकी थी, मगर रोहिणी जी और तान्या के रियल डैड अभी भी छुपे हुए थे, जिसके बारे में तान्या भी नहीं जानती थी। वो इंडिया वापस आ चुकी थी। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। निशांत और रिशाना का एक बेटा था जो लगभग 1 साल का था। साथ ही अद्विक का भी एक बेटा था। निशांत के बेटे का नाम रिशांत था, अद्विक के बेटे का नाम अव्यान था। वही रश्मिका भी प्रेग्नेंट थी। डिलीवरी में अभी 1 महीने का टाइम बाकी था। सभी की लाइफ अब काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, मगर सब लोग अभी भी रियाना को बहुत ही परवाह करते थे। रिशांत और अव्यान भी रियाना को प्यार करते थे। वे दोनों से बुआ की जगह प्रिंसेस बोलते थे। सारा और कबीर ऑस्ट्रेलिया में थे। सारा का भी 1 साल का बेटा था, जिसका नाम जायन था। सारा अब सुधर चुकी थी। वो भी रियाना को अपनी बहन मानने लगी थी। सारा के दिल में तान्या और रोहिणी के लिए बहुत नफरत थी। इधर दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके में तिरसांस के सारे गाँव भर चुके थे, मगर अभी तक वो होश में नहीं आया था। रोज की तरह आज भी मोहनदास जी तिरसांस को देख रहे थे। उसकी नाड़ी चेक कर रहे थे। अचानक ही तिरसांस की पलकें फड़फड़ाई और लगभग 2 मिनट बाद तिरसांस जान बोलते हुए उठ बैठा, जिसे देखकर तो मोहनदास जी और उसकी पत्नी हैरान रह गई। फिर उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही तिरस ने अपनी आंखें खोली। वो आसपास देखने लगा, मगर उसे खुद को एक अनजान जगह पाया। उसकी वॉइस सिकुड़ गई। तभी उसकी नज़र मोहनदास जी पर पड़ी। उसने खुद को नॉर्मल किया, हालांकि अभी भी उसका दिमाग कुछ धुंधला था। फिर भी उसने बोला, आप दोनों कौन है और मैं यहाँ कब से हूँ? जिस पर मोहनदास जी बोले, मैं एक रिटायर्ड हर्बलिस्ट हूँ और तुम यहाँ लगभग 3 साल से हो। जिसे सुनकर पहली बार तिरसांस हैरान हुआ। अचानक ही उसे वो दिन याद आया जब उसकी कार ब्लास्ट हुई थी। खुशमती से वो ब्लास्ट होने से पहले ही कूद गया था, मगर उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। तिरसांस अपनी जगह से उठते हुए बोला, मुझे जाना है, मेरी जाना मेरा वेट कर रही होगी। वो बहुत रोई होगी ना? क्या वो मुझसे नाराज़ होगी? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मगर वो ऐसे चलने को हुआ। वो लड़खड़ा गया। 3 सालों से बिस्तर पर रहने की वजह से उसके पैर सुन्न हो चुके थे। तिरसांस बिस्तर में बैठ गया। तभी मोहनदास जी बोले, आप हमारे पास नदी में मिले थे। आपकी सांसें चल रही थी, इसलिए हमने आपका इलाज किया और आपको 1 महीना आराम करना होगा ताकि आप पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तिरसांस ने जब मोहनदास जी की बातें सुनी तो उसने धन्यवाद कहा। वो सच में शुक्रगुजार था। वो ये सोच भी नहीं सकता था, अगर वो सच में मर जाता तो उसकी जान उसे कभी भी नहीं भूल पाती। वो आगे नहीं बढ़ती। उसके बाद वो रेस्ट करने लगा। तभी उसने पूछा, आज कौन सा दिन है? जिस पर बूढ़े दास ने बताया, 1 सितंबर। जिसे सुनकर तिरसांस के दिमाग में एक बात याद आई। आज के 1 महीने बाद रियाना का यानी कि 3 अक्टूबर को उसका बर्थडे है। वो जल्दी से ठीक होना चाहता था ताकि वो रियाना को हग कर सके। वो तरस रहा था उसकी एक झलक देखने को। तभी तिरसांस ने गौर से देखा। इस वक्त उसने एक सिंपल सा कुर्ता पजामा पहना था, मगर इस सिंपल लुक में भी वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। मोहनदास जी ने एक तेल बनाया और तिरसांस के पैरों पर लगाने लगा ताकि उसके पैरों की ताकत वापस आ जाए। भाई बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। उन्होंने खाने में कुछ औषधियाँ भी डाली ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। इधर रियाना, जो इस वक्त ऑफिस में मीटिंग में थी, अचानक उसे बेचैनी होने लगी। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका नाम ले रहा, कोई उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहा। उसने अपने असिस्टेंट पवन से आगे मीटिंग कंटिन्यू करने को बोला और वो खुद वहाँ से उठकर अपने केबिन में चली गई। वो अपनी कुर्सी पे बैठी, मगर तभी उसकी नज़र वहाँ रखी फ़ोटो फ्रेम पर चली गई, जिस पर उसकी और तिरसांस की मेहंदी वाली फ़ोटो थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मगर जल्द ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने उस फोटो को अपने सीने से लगा लिया। फिर रोते हुए बोली, हकीकत सर, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? देखिए ना, आपकी जान आपको कितना याद कर रही है। प्लीज़ वापस आ जाइए ना, बस एक बार वापस आ जाइए। इतना कहकर वो रोने लगी। वो हर दिन ऐसे ही तिरसांस की फ़ोटो पकड़ कर रोती थी। वैसे तो उसे सब लोग एक खतरनाक बिजनेस वूमन के तौर पर जानते थे,
मगर उसे नहीं पता था कि रियाना के इमोशनलेस चेहरे के पीछे एक मासूम सा चेहरा जिसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द भरा है। वो रोज़ सिर्फ एक ही दुआ करती थी और वो दुआ एहसास की वापसी। मगर रियाना को नहीं पता था कि उसकी दुआ जल्द ही पूरी होने वाली है। कुछ देर रोने के बाद वो उठी, बाथरूम में चली गई और अपना चेहरा धोया और फिर काम में लगी। वो सच में अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पागल थी। वो दिन भर काम में ही डूबी रहती थी। अगर निशांत की बात नहीं होती तो वो शायद कभी घर भी नहीं जानती। मगर पूरी फैमिली ने उसे घर आने पर मजबूर किया। साथ ही छोटे शैतान निशांत और आबियान भी रियाना को जल्दी घर आने के लिए बोलते रहते थे।